बहुत समय पूर्व वीरभान सिंह नामक एक राजा थे। वे अत्यंत वीर, कुशल और न्यायप्रिय शासक थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में ही उन्होंने राजगद्दी संभाली, परंतु वीरभान ने अत्यंत कुशलता पूर्वक अपने राज्य का संचालन किया। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और प्रजा की खुशहाली सुनिश्चित करना ही उनका ध्येय था। राज्य में धन धान्य, खेती बाड़ी और किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। समय व्यतीत हो रहा था और राजमाता राजा के विवाह को लेकर चिंतित हो रही थी। एक दिन राजमाता ने राजा वीरभान से कहा, वीरभान, 3 पड़ोसी राज्यों की राजकुमारियां आपके साथ विवाह करने की इच्छुक हैं। इन 3 राज्यों से प्रस्ताव आए हैं। राजा ने कहा, मां, एक रिश्ता स्वीकार करने का अर्थ अन्य 2 पड़ोसी राजाओं की नाराजगी झेलना होगा। राजमाता ने कहा, तो हमें इसका कुछ उपाय सोचना होगा। मां की बात मानकर वीरभान ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए तीनों राज्यों की राजकुमारियों को अपने राज्य में आमंत्रित किया और कहा कि तीनों राजकुमारियों में से जो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगी उसे ही वह अपनी रानी स्वीकार करेंगे। तीसरे राज्य के राजा भानुभान बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पुत्री का बुद्धि कौशल इतना नहीं है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रियों से परामर्श किया। एक मंत्री ने सुझाव दिया, क्यों न राजकुमारी स्वर्णलता के स्थान पर उसकी बचपन की सहेली और दासी तारामती को भेजा जाए, जो बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब है। मंत्री की सलाह मानते हुए राजा भानुभान ने स्वर्णलता के स्थान पर तारामती को वीरभान के राज्य में भेजने का निर्णय लिया। साधारण रूप वाली तारामती राजकुमारी स्वर्णलता के वस्त्र और आभूषणों में सजी धजी अत्यंत सुंदर लग रही थी। उसे राजकुमारी के रूप में सम्मान और शान शौकत से भेजा गया। राजा वीरभान ने तीनों राजकुमारियों के ठहरने की व्यवस्था शाही महल में राजमाता के संग करवाई। उनके स्वागत, खान पान और विश्राम में कोई कमी नहीं थी। अगले दिन नियत समय पर राजमहल के सभा में सभी राजकुमारियों को बुलाया गया। तीनों राजकुमारियों को उचित स्थान देकर राजा ने अपना पहला प्रश्न रखा और कहा, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को सबसे मधुर और प्रिय लगती है? सबसे पहले राजकुमारी कलावती ने उत्तर दिया, कोयल की मीठी आवाज सबसे मधुर ध्वनि है। दूसरी राजकुमारी अवंतिका बोली, मधुर संगीत मन को सुकून और शांति देता है। इससे मधुर और प्रिय ध्वनि संसार में नहीं है। अब बारी स्वर्णलता बनी तारामती की थी। सबका ध्यान उसकी ओर था। वह मुस्कुराई और बोली, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा ने इशारे से अनुमति दे दी। वह बोली, आप निश्चय ही बुद्धि में प्रखर, युद्ध कौशल में निपुण और सुंदर रूप व आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी है। किसी भी राजकुमारी के लिए आपके साथ विवाह करना उसका सौभाग्य होगा। राजा मुस्कुराए और बोले, यह सब तो ठीक है, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तब स्वर्णलता बनी तारामती बोली, महाराज, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। सभी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। वह बोली, महाराज, प्रशंसा ही कानों को प्रिय लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे कुछ शब्द जो सत्य भी नहीं थे, परंतु आपकी प्रशंसा में थे, उन्होंने आपकी हृदय की प्रसन्नता को चेहरे पर प्रकट कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी सभासदों ने अपनी सहमति व्यक्त की। अब राजा ने दूसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन है जो राहत तो एक जगह, परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही मीलों दूर तक विचरण कर सकता है? राजकुमारी कलावती खामोश रही, परंतु अवंतिका बोली, ईश्वर। ईश्वर अपनी इच्छा से पलक झपकते ही विचरण कर सकते हैं। इस संसार में किसी और में ऐसी ताकत कहां? सभी इस बात पर सहमत थे, परंतु फिर सबकी निगाहें स्वर्णलता की ओर घूम गईं। वह बोली, ईश्वर का वास हर जगह कण-कण में है, तो उन्हें कहीं विचरण की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन हमारी कल्पना शक्ति का मध्य है। मन एक ऐसी चीज है जो रहती तो एक जगह है, परंतु पलक झपकते ही दूर तक विचरण कर सकती है। अब राज सहित सभी सभासद स्वर्णलता बनी तारामती की चतुराई की तारीफ करने लगे और उसे ही भावी रानी के रूप में देखने लगे। अब राजा ने तीसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान को पछतावा होगा? अब दोनों ही राजकुमारियां खामोश थी, परंतु स्वर्णलता बोली, महाराज, आप संदेह हटी राजा है। आप न्याय करना जानते नहीं, अन्यथा 2 प्रश्नों के उत्तर देने पर मुझे अब तक विजेता घोषित कर दिया जाता।
परंतु आप अभी भी प्रश्नों की लड़ी बांधे हुए हैं। राजा और राजमाता यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सभी स्वर्णलता के अचानक बदले हुए इस व्यवहार से हैरान थे। राजा वीरभान क्रोधित होकर बोले, तुम तो बड़ी घमंडी हो, अपनी चतुराई पर ज्यादा अभिमान करने वाली लड़की हो। अगर तुम हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी नहीं होती तो ऐसी गुस्ताखी के लिए निश्चित ही दंड की अधिकारी होती। अपने पिताजी से कह दो कि हमारे बीच राजनैतिक या पारिवारिक किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं हो सकता। अब दोनों राज्यों में केवल शत्रुता का संबंध रहेगा। यह कहकर राजा सभा से उठे और चले गए। बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। राजा ने राजकुमारी स्वर्णलता को वापस लौटने की आज्ञा दे दी। अगले दिन क्रोध शांत होने पर राजा ने पुनः राजकुमारी स्वर्णलता को सभा में बुलवाया और बोले, देखिए राजकुमारी, कल क्रोध में मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वह एक राजा का नहीं बल्कि क्रोधित व्यक्ति का ही कथन समझिएगा। हमारा आपसे विवाह ना होने की स्थिति में भी दोनों राज्यों में संबंध मित्रता का ही होगा, शत्रुता का नहीं। मैं अपने कहे अनुचित शब्द वापस लेता हूं। आप हमारे राज्य में आई हैं, इसलिए ईश्वर स्वरूप अतिथि हैं। अतिथि से क्रोध भरे व्यवहार और अपशब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। स्वर्णलता के भेष में तारामती मुस्कुराने लगी और बोली, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि क्रोध में कहे गए शब्द, चाहे वे राजा के हो या किसी आमजन के, हमेशा पछतावा ही देते हैं। यह सुनकर राजा चकित रह गए और बोले, तुमने यह सब हमें क्रोधित करने के लिए कहा था? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पलकों को झुकाकर हाँ में उत्तर दिया। अब राजा राजकुमारी की चतुराई के प्रशंसक हो गए और उन्होंने उसे भाभी रानी घोषित कर दिया। इस समाचार से प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। अन्य दोनों राजकुमारियों को सम्मान पूर्वक विदा करने के बाद राजा राजकुमारी स्वर्णलता के पास आए और बोले, अपने पिता से कहिए कि बारात के स्वागत की तैयारी करें। यह कहकर उन्होंने स्वर्णलता के हाथ में राजमाता का एक कंगन डाल दिया। तब राजकुमारी ने कहा, सुनो, पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए, सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए। पग फेरे लेते हुए इतना ध्यान रखना, यही निशानी प्यार की मेरी पहचान होगी। यह कहकर राजकुमारी अपने राज्य को लौट गई। परंतु राजा वीरभान उसके इस कथन को समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि उन्हें विश्वास था कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य होगा। इधर राजा भानुभान इस रिश्ते की खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। निश्चित दिन बारात आ गई। राज्य सजावट से जगमगा रहा था और बारात के ठहरने की व्यवस्था उत्तम थी। शुभ मुहूर्त पर राजा को मंडप में बिठाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। दुल्हन के रूप में असली राजकुमारी स्वर्णलता को मंडप में लाया गया। सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषणों से सजी दुल्हन घूंघट लिए मंडप में आई। सभी बाराती यह देख रोमांचित हो गए और दुल्हन की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। राजा वीरभान भी अत्यंत उत्सुक थे, परंतु राजमाता के कहने पर राजा भानुभान ने करी रिवाज का हवाला देते हुए विवाह के बाद ही मुंह दिखाई कि रस्म करवाने का सुझाव दिया। विवाह की रस्में प्रारंभ हुई। इसी दौरान राजा वीरभान का ध्यान राजकुमारी के हाथों की ओर गया, जो रत्न जड़ित कंगनों से सजे हुए थे, परंतु उनमें वीरभान द्वारा पहनाया गया कंगन नहीं था। तभी वीरभान को विदाई के समय राजकुमारी की बात याद आ गई और वे दुल्हन से बोले, दुल्हन, इस रूप में तुम्हारी वह निशानी कहाँ है? यह सुनकर राजकुमारी स्वर्णलता चौंक गई और कोई उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि तारामती ने उसे इस प्रेम निशानी की बात नहीं बताई थी। इस पर राजा वीरभान ने पंडित को मंत्रोच्चार रोकने का आदेश दिया और कहा, यह वह राजकुमारी नहीं है जिसने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यदि विवाह होगा तो उसी राजकुमारी के साथ होगा जिसने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अन्यथा मेरा विवाह नहीं होगा। राजा भानुभान ने राजा वीरभान से विनती की कि वे विवाह कर लें, परंतु वीरभान नहीं माने। इस पर राजा भानुभान ने सोचा कि यदि वे राजनीतिक संबंधों को बचाने के लिए तारामती का विवाह राजा वीरभान से करवा दें तो स्वर्णालता का दिल टूट जाएगा, और यदि वे यह रहस्य न बताएं तो राजा वीरभान तारामती को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। यही वीरभान की सजा होगी। वीरभान ने जब राजा भानुभान से उस लड़की के बारे में पूछा जो उनके राज्य में आई थी, तो भानुभान ने अनजान बनकर इनकार कर दिया। अब बारात लौट आई तो महल में हर कोई मायूस हो गया। यह खबर दासी तारामती तक भी पहुंची, जो राजकुमारी स्वर्णालता के महल में नजरबंद कर दी गई थी। वह इसी खबर के इंतजार में थी
क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा अवश्य होगा। तब तारामती ने कमरे के बाहर देखा जहां भगवान की पूजा हो रही थी। तारामती ने कोल में से जलती हुई लकड़ी उठाकर कमरे में आग लगा दी। रेशमी पर्दे धू धू कर जलने लगे। महल में लगी आग से हाहाकार मच गया। वहां सुरक्षा के लिए तैनात मंत्री ने तुरंत सभी दासियों को तारामती सहित घूंघट करके बाहर जाने को कहा। सभी दासियां एक पंक्ति में मंडप से होते हुए बाहर जाने लगी। चलते समय तारामती ने अपने पास एक कांच का बर्तन भी छिपा लिया था और मंडप से गुजरते हुए उसे नीचे गिराकर तोड़ डाला। अचानक हुई इस आवाज से वीरभान और बाकी सभी का ध्यान उसकी ओर गया। तारामती शीघ्रता से वहां बिखरे कांच के टुकड़े समेटने लगी। तभी वीरभान की नजर उसके हाथ में डले कंगन पर पड़ी और उन्होंने समझते देर नहीं लगाई कि यही वह राजकुमारी है। वीरभान मुस्कुराए और फिर उसकी तरफ बढ़कर बोले, तो अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं, राजकुमारी? अपना घूंघट हटाते हुए उसने कहा, तारामती। अब भानु सहित सभी को आभास हो गया कि वीरभान तारामती को पहचान चुके हैं। समय की नजाकत समझते हुए उन्होंने वीरभान से क्षमा याचना की और तारामती का कन्यादान कर विवाह संपन्न करवाया। साथ ही राजा वीरभान ने दोनों राज्यों में मित्रता का संबंध कायम रहने का वचन भी दे दिया। इस प्रकार अपनी चतुराई से एक दासी राज्य की रानी बन गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। ऐसे ही कहानियां सुनते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक संध्या राघव लकड़हारा जब लकड़ी काटकर जंगल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पुत्र माधव अपनी बहन के साथ द्वार पर खड़ा रो रहा है। राघव ने नजदीक आकर पूछा, माधव बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माधव ने आंखें पोंछते हुए कहा, पिताजी, माँ को न जाने क्या हो गया है। न वह कुछ बोलती है और न ही आंखें खोलती है। चलो भीतर चलकर माँ की हालत देखिए। राघव के कदम तुरंत भीतर की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि कृष्णा की नब्ज थमी हुई है। हे भगवान, कृष्णा की तो नब्ज ही नहीं चल रही। वह स्तब्ध खड़ा रह गया। माधव ने फिर पूछा, पिताजी, माँ को क्या हुआ है, वह क्यों नहीं बोल रही है? राघव ने भारी मन से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब न कभी बोलेगी और न ही आंखें खोलेगी। वह हमसे बहुत दूर चली गई है। माधव इस बात को समझ नहीं पाया। तब राघव ने कृष्णा की चिता बनाई और भरे हृदय से उसे अग्नि दी। कृष्णा, तुमने ऐसा क्यों किया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरा नहीं तो कम से कम इन अबोध बच्चों का तो कुछ ख्याल किया होता। अब इनकी देखभाल कौन करेगा? कृष्णा की असमय मौत से राघव अजब उलझन में पड़ गया। दिन भर जंगल में कठोर परिश्रम करता और सांझ ढले लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौटता। भूखा प्यासा माधव कहता, पिताजी, बहुत भूख लगी है। रत्ना भी भूखी सो रही है। राघव तुरंत ही बच्चों के लिए भोजन बनाने में जुट जाता। बच्चों को खाना खिलाकर जब वह रात को चारपाई पर लेटता तो थकान से उसका शरीर टूटता रहता। वह सोचता, मेरे जीवन की नया ऐसे कैसे चलेगी? बिना माँ के बच्चों को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बनाकर खिलाता रहूंगा? दिन रात के अथक परिश्रम से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गांव वाले समझाते, राघव, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम इसी प्रकार काम में लगे रहे तो शीघ्र ही बीमार पड़ जाओगे। दूसरा, विवाह कर लो, कम से कम बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। राघव ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। सौतेली माँ आकर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, यह सोचकर डर लगता है। उसके दिन संघर्षमय बीत रहे थे। एक दिन जब वह शहर से लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने दिशा में जाकर देखा, एक स्त्री रो रही थी। राघव ने पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? वह बोली, मैं वसुधा हूं। आज ही मेरे पति का देहांत हो गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने आई हूं। राघव के मन में एक विचार आया, इस स्त्री का पति मर गया है और मेरी पत्नी भी नहीं रही। क्यों न मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं? इससे उसे भी सहारा मिलेगा और मेरे बच्चों को देखभाल करने वाली मां मिल जाएगी। उसने वसुधा से कहा, वसुधा, आत्महत्या कायरता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा।
वसुधा ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? राघव ने शांतिपूर्वक कहा, मैं ठीक कह रहा हूं। मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है। फिर उसने वसुधा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वसुधा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने का सहारा मिल सकता है। राघव की सारी बातें सुनकर वसुधा गहरे विचारों में डूब गई और फिर बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। वह तत्परता से राघव के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। वसुधा को अपने पिता के साथ देख माधव ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, यह कौन है? राघव ने उत्तर दिया, बेटा, यह तुम्हारी और रत्ना की नई माँ है। नई माँ? माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह हमें पहले वाली माँ की तरह प्यार करेंगी? हाँ बेटा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेंगी और तुम्हारा और रत्ना का पूरा ख्याल रखेंगी। अगले ही दिन गांव वालों की उपस्थिति में राघव ने वसुधा से विवाह कर लिया। गांव वालों ने राघव के निर्णय की प्रशंसा की। राघव ने दूसरा विवाह करके बहुत अच्छा किया। अब उसके बच्चों का ठीक से लालन पालन हो जाएगा। राघव का बिखरा हुआ घर पुनः बस गया। वसुधा ने राघव और उसके बच्चों का ध्यान रखना शुरू किया। समय बीतता गया और एक दिन वसुधा ने राघव से कहा, सुनो जी, एक खुशखबरी है। मेरे पांव भारी हैं। क्या तुम मां बनने वाली हो? राघव ने यह सुनकर प्रसन्नता से पूछा। वसुधा के गर्भवती होने की खबर सुनकर राघव बेहद खुश हुआ। वसुधा का सारा ध्यान नवजात कन्या पर केंद्रित हो गया। धीरे धीरे उसने माधव और रत्ना का ख्याल रखना लगभग छोड़ दिया। माधव ने चिंता जताते हुए कहा, नई मां को क्या हो गया है? जब से नन्ही बहन पैदा हुई है वह हमारा ख्याल नहीं रखती। राघव भी वसुधा के बदलते व्यवहार से परेशान था। एक शाम जब वह जंगल से लकड़ी काटकर घर लौटा, उसने देखा कि दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे थे। पिताजी, बहुत भूख लगी है, रत्ना ने कहा। राघव ने चिंतित होकर पूछा, तुम लोग भूखे हो? तुम्हारी मां कहाँ है? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? माधव रोते हुए बोला, पिताजी, हम सुबह से भूखे हैं। जब हमने नई मां से रोटी मांगी तो उसने हमें मार दिया। राघव ने तुरंत बच्चों को लेकर वसुधा से सवाल किया, वसुधा, क्या यह सच है जो ये बच्चे कह रहे हैं? वसुधा गुस्से में बोली, नास बेटे, बाप को सिखा पढ़ा दिया। राघव ने शांत स्वर में कहा, वसुधा, बच्चों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। वसुधा ने क्रोधित होकर कहा, हाँ, मैंने मारा था। ये हमेशा खाने को रोटी मानते रहते हैं, जैसे इनके बाप ने मुझे नौकरानी बना रखा है। राघव ने समझाने की कोशिश की, वसुधा, दीपा की तरह यह दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन सगे नहीं, सौतेले हैं, वसुधा ने तीखे स्वर में कहा। राघव ने गंभीरता से कहा, अगर तुमने इन्हें फिर से लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, आज से मैं ही बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करूंगा। राघव ने उसी समय खाना बनाने की तैयारी शुरू की और सोचा, वसुधा को पहचानने में मैंने बड़ी भूल कर दी। अब वह माधव और रत्ना का लालन पालन नहीं करेगी, बल्कि उन्हें परेशान करेगी। खाना बनाने के बाद राघव ने भूखे माधव और रत्ना को भोजन कराया। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। माधव, रत्ना और दीपा बड़े हो गए थे। वसुधा दीपा से तो बहुत प्यार करती, लेकिन माधव और रत्ना से नफरत करती थी। माधव और रत्ना केवल राघव के प्यार के सहारे बड़े हुए। एक दिन जंगल की ओर जाते हुए राघव ने वसुधा से कहा, वसुधा, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में ले आना। राघव के जाने के बाद वसुधा खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही उसने खाना बनाया, उसकी बेटी दीपा ने आकर कहा, माँ, मैं पासी के बाग से फूल तोड़ने जाना चाहती हूँ। वसुधा ने हंसते हुए कहा, तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, जाओ, शौक से जाओ। दीपा खुशी से उछलती कूदती बाग की ओर चली गई। फिर वसुधा ने खाने को एक पोटली में बांधा और माधव से कहा, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, जाओ, ये खाने की पोटली उन्हें दियाओ। माधव ने हिचकिचाते हुए कहा, मां, जंगल में तो भयानक जानवर रहते हैं, मुझे वहां जाने में डर लगता है। वसुधा ने क्रोध में कहा, 16 साल का हो गया है तो, और अभी तक जानवरों से डरता है? अकेले जाने में डर लगता है तो रत्ना को भी साथ ले जा। माधव ने कहा, क्या आप रत्ना को भी जंगल में भेजना चाहती हैं? वसुधा ने गुस्से में कहा, नास बेटे, दिन भर बकर बकर करते रहते हो।
आज थोड़ा सा काम बता दिया तो परेशानी हो गई। जाओ अपने पिता का खाना ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वसुधा की धमकी सुनकर माधव और रत्ना सिहर गए। रत्ना ने चुपचाप वसुधा से खाने की पोटली ले ली और माधव का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। वे मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, मेरी और रत्ना की जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वे दोनों गांव के बाहर वाले बाग के समीप से गुजरे, दीपा बाग में से निकलकर उनसे बोली, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माधव ने उत्तर दिया, हम पिताजी का खाना लेकर जंगल में जा रहे हैं। दीपा ने कुछ सोचकर कहा, पिताजी का खाना तुम नहीं, मैं ले जाऊंगी। माधव ने आश्चर्य से कहा, लेकिन दीपा बहन, जंगल में तो शेर चीता होते हैं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। दीपा ने दृढ़ता से कहा, मैं शेर चीतों से नहीं डरती। उसने जिद करके रत्ना से खाने की पोटली ले ली और जंगल की ओर चल पड़ी। रत्ना ने चिंतित स्वर में कहा, अब क्या होगा भैया? माधव ने उत्तर दिया, दीपा बड़ी जिद्दी लड़की है, अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो मां से हमारी शिकायत कर देती। अब तो यही ठीक रहेगा कि हम यहीं बैठकर दीपा के जंगल से लौटने की प्रतीक्षा करें। अतः वे दोनों बाग के बाहर ही बैठ गए। दूसरी ओर दीपा अपनी मस्ती में जंगल की ओर बढ़ी चली जा रही थी। दीपा जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए वह जंगल के रास्तों से अनजान थी। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन वह अपने पिता राघव को नहीं ढूंढ पाई। दीपा ने चौंकते हुए कहा, ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूं। दूसरी ओर जंगल में राघव भूख से व्याकुल होकर सोच रहा था, क्या बात है, वसुधा अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं पहुंची? बाग के बाहर बैठे माधव और रत्ना भी परेशान थे। रत्ना ने कहा, भैया, बहुत देर हो गई, दीपा को अब तक तो जंगल से लौट आना चाहिए था, कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गई? माधव ने कहा, हाँ रत्ना, हमें जंगल में चलकर दीपा को खोजना चाहिए। अगर दीपा को कुछ हो गया तो मां हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अतः माधव और रत्ना जल्दी से जंगल की ओर चल पड़े। उधर जंगल में भटकती दीपा को अब डर लगने लगा था। वह भयभीत होकर जंगल में बढ़ी चली जा रही थी। तभी उसे जंगल में एक मकान दिखाई दिया। उसने सोचा, मुझे इस मकान में जाकर गृहस्वामी से मदद मांगनी चाहिए, वे जरूर जंगल का रास्ता जानते होंगे। यह सोचकर वह उस मकान की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, धकेल कर अंदर आ जाओ। दीपा ने डरते हुए दरवाजा खोला और घर के अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा बाबा बैठा था। दीपा ने उस बूढ़े से मदद मांगी, बाबा, क्या आप मुझे इस जंगल का मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं, पर पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें जंगल का रास्ता बताऊंगा, बाबा ने कहा। दीपा ने झाड़ू उठाया और घर की सफाई में जुट गई। एक कमरे की सफाई करने के बाद वह थक गई। जैसे ही वह दूसरे कमरे में पहुंची, उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा, पहले पोटली का खाना खा लूं, फिर सफाई करूंगी। दीपा ने पोटली खोली और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर उसने झाड़ू एक कोने में रख दिया और वापस बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, मैंने सारे मकान की सफाई कर दी है, अब आप मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। दीपा की बात सुनकर बाबा क्रोध से भड़क उठे, झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है, जा इसी समय मुर्गी बन जा। अगले ही पल दीपा मुर्गी बन गई और कुकड़ों को करने लगी। उधर माधव और रत्ना दीपा की खोज करते हुए उसी मकान के बाहर पहुंचे जिसमें दीपा गई थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बाबा बैठा है। माधव ने कहा, बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन दीपा खो गई है, क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में अवश्य सहायता करूंगा, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम, बाबा? माधव ने पूछा। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है, तुम्हें जंगल से लकड़ियां काटकर लानी होंगी, बाबा ने कहा। माधव ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियां काट कर लाता हूं। बाबा से कुल्हाड़ी लेकर माधव ने कहा, बाबा, मैं अपनी छोटी बहन रत्ना को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। माधव यह सुनकर जंगल की ओर निकल गया। दूसरी ओर थका हारा भूखा राघव घर पहुंचा और बोला, वसुधा,
आज तुम जंगल में मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन भूखा ही लकड़ियां काटता रहा। वसुधा ने हैरानी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह ही माधव और रत्ना को आपका खाना देकर जंगल में भेज दिया था। राघव ने गुस्से में कहा, क्या तुमने उन छोटे बच्चों को उस भयानक जंगल में भेजा? वे तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुंचे। वसुधा के दिमाग में एक विचार आया, लेकिन दीपा बेटी कहां चली गई? वह भी तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी है। राघव उल्टे पांव घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उधर माधव जैसे ही एक पेड़ के पास से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। माधव ने चौंक कर चारों ओर देखा, यह आवाज कहां से आ रही है? तभी आवाज पुनः आई, भाई सोच में मत पड़ो, तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बंद बोतल पड़ी है, मैं उसमें बंद हूं, कृपया मुझे बाहर निकाल दो। माधव ने पेड़ के पास पड़ी बोतल को देखा और बोला, ओह, इसमें तो कोई नन्हा सा आदमी बंद है। उसने बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल उसे एक बड़े जिन की हंसने की आवाज सुनाई दी। जिन ने कहा, जानते हो बालक, तुमने मुझे बोतल से निकाला, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? माधव ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। जिन ने कहा, तो सुनो, मैंने सोच रखा था कि जो भी मुझे इस बोतल से निकालेगा मैं उसे खा जाऊंगा। हाँ बच्चे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। माधव ने सोचा, मुझे जल्दी ही कोई उपाय करना चाहिए, वरना यह जिन सचमुच मुझे खा जाएगा। उसने जिन से कहा, जिन भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतने विशालकाय हो, भला इस छोटी सी बोतल में कैसे आ सकते हो? अगर तुम इस बोतल में पुनः घुसकर दिखा दो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। जिन बोला, अरे बालक, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहकर जिन बोतल में घुस गया और माधव ने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। यह देखकर बोतल में बंद जिन चिल्लाया, अरे यह क्या किया? जल्दी से बोतल का ढक्कन खोलकर मुझे बाहर निकालो, ताकि मैं बाहर आकर तुम्हें खा सकूं। मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो, जिन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माधव ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। जिन ने विवश होकर कहा, मुझ पर विश्वास करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। माधव ने कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। जिन ने चालाकी से कहा, तो क्या तुम बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी बहन दीपा और रत्ना को नहीं छुड़वाना चाहते हो? तुम जिस बूढ़े के पास अपनी बहन रत्ना को छोड़कर आए हो, वह एक जादूगर है। वह लड़कियों को मुर्गी बनाकर उन्हें भूनकर खाता है, और तुम्हारी सौतेली बहन दीपा भी उसी के कब्जे में है। उसने उसे भी मुर्गी बना दिया है, और तुम्हारी बहन रत्ना को भी। यदि तुम मुझे इस बोतल से पुनः निकाल दोगे तो मैं उस बूढ़े जादूगर की कैद से तुम्हारी दोनों बहनों को छुड़वा सकता हूं। माधव ने संजीदगी से कहा, तब तो मैं अभी तुम्हें बोतल से बाहर निकालता हूं। माधव ने पुनः बोतल का मुंह खोल दिया। अगले ही पल जिन उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, माधव, यह पारस पत्थर है, इसका स्पर्श जिस चीज से भी करोगे वह चीज तुरंत ही सोने की हो जाएगी। माधव ने जिन से पारस पत्थर लेकर रख लिया। फिर जिन ने माधव से कहा, माधव, जिस बोतल से तुमने मुझे निकाला है उस बोतल को ले जाओ और बूढ़े के पास जाकर इस बोतल से उसके माथे पर प्रहार करना। बोतल के वार से बूढ़ा तत्काल मर जाएगा और उसका जादुई संसार भी समाप्त हो जाएगा। जिन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, माधव ने कृतज्ञता से कहा। अगले ही पल जिन अदृश्य होकर हवा में उड़ गया। माधव जल्दी ही बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा बोला, क्या तुम लकड़ियां लेकर आए हो? माधव ने तीव्रता से उत्तर दिया, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर लाऊं? छोकरे, तू क्या बक रहा है? तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। माधव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर बूढ़ी के माथे पर बोतल से प्रहार कर दिया। उसी समय बूढ़ी की मृत्यु हो गई। अगले ही पल रत्ना और दीपा उसके सामने खड़ी थी। दीपा, रत्ना, तुम ठीक हो? माधव ने चिंता से पूछा। हाँ भैया, हम ठीक हैं। उस बूढ़ी ने जादू से हमें मुर्गियां बना दिया था। उसके मरते ही उसका जादू समाप्त हो गया और हम अपने असली रूप में वापस आ गए, दीपा ने उत्तर दिया। ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। माधव ने राहत की सांस ली। वह रत्ना और दीपा को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि रास्ते में उनके पिता राघव मिल गए। पिताजी, बच्चों ने खुशी से पुकारा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ही खोसने आया हूं।
राघव ने कहा। पिताजी, आज अगर माधव भैया हमें बूढ़े जादूगर से ना बचाते तो वह हमें भूनकर खा जाता, दीपा ने कहा। कौन बूढ़ा जादूगर? राघव ने हैरान होकर पूछा। माधव ने विस्तार से राघव को बूढ़े जादूगर के बारे में बताया। सारी बात जानकर राघव ने तीनों को अपनी छाती से लगा लिया। चलो बच्चों, रात हो गई है, अब घर चलें, राघव ने कहा। घर जाकर राघव ने वसुधा को विस्तार से सारी बात बताते हुए कहा। वसुधा, जिस माधव से तुम इतनी घृणा करती थी, उसी माधव ने तुम्हारी दीपा को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने माधव और रत्ना को अपना न समझकर बहुत भारी भूल की है, वसुधा ने पछताते हुए कहा। दूसरे दिन जब राघव कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तो माधव ने कहा, पिताजी, अब आपको लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास यह पारस पत्थर है, इसके कारण हम जल्दी ही धनवान हो जाएंगे। माधव ने पारस पत्थर को राघव की कुल्हाड़ी से छू दिया। अरे, कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई, राघव ने हैरानी से कहा। यही तो इस पत्थर का कमाल है पिताजी, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच पारस पत्थर के कारण वे लोग शीघ्र ही धनवान हो गए और राघव सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। बहुत समय पहले की बात है। परमानंद नाम का एक सीकरी था। बहुत कम उम्र में उनकी माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी एकमात्र परमानंद अब अपने जीवन में अकेला रह गया था। उसे पक्षियों और फूलों वाले पेड़ों का अत्यंत शौक था, इसलिए वह जंगल के किनारे रहने लगा। वह फल, कंदमूल और कुछ वृक्षों के खाद्य पत्तों को खाकर गुजर बसर करता था। कभी कभी वह चिड़ियों का शिकार भी करता था। एक दिन उसने चिड़ियों के लिए एक जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद उसने जाल में एक जंगली तोते को फंसा हुआ देखा। परमानंद ने उसे जाल से निकालकर उसके पैरों को सहलाना शुरू किया। तोता अचानक मनुष्य की भाषा में बोल उठा, यदि तुम मुझे नहीं मारोगे या बाजार में नहीं बेचोगे तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। तोते को बोलते देखकर परमानंद बहुत चकित हुआ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन बताओ, इस सौभाग्य को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तोता बोला, मुझे राजा के पास ले चलो। परमानंद तोते को लेकर राजा के पास गया। राजा ने तोते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, कितना सुंदर तोता है। राजा ने राजकुमारी मोती रानी को बुलाया और पूछा, रानी, क्या वह तोता तुम्हें पसंद है? राजकुमारी को वह तोता बहुत पसंद आया। उसने राजा से कहा, हाँ पिताजी, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूं। मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। राजा ने परमानंद से पूछा, इस पक्षी का क्या मूल्य लोगे? युवक परमानंद राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा और तुरंत उत्तर नहीं दे सका। तोते ने भी बोलने का अवसर देखकर कहा, 1000 सिक्के। दरबार के सभी लोग तोते को इतनी अच्छी तरह बोलते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने तुरंत राजकोषाध्यक्ष को बुलाकर 1000 सिक्के लाने का आदेश दिया। जब परमानंद 1000 सिक्के लेकर चला गया, तब राजा और राजकुमारी कुछ समय तक तोते की बातचीत सुनते रहे। फिर राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले गई। दूसरे दिन तोते के लिए एक बहुत सुंदर सा सुनहरा पिंजरा बनवाया गया। कुछ दिनों के बाद तोते ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, कुछ समय के लिए मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। मैं वचन देता हूं कि मैं लौट आऊंगा और आपके लिए सुंदर सा उपहार भी लाऊंगा। राजकुमारी मोती रानी ने भी स्वीकृति दे दी। तोता अपने वचन के अनुसार कुछ सप्ताहों के बाद लौट आया। उसकी चोंच में राजकुमारी के लिए एक अद्वितीय नीला पुष्प था। राजकुमारी इस उपहार को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने तुरंत यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसे नीले फूलों का एक गुच्छा लाकर देगा, वह उसी से विवाह करेगी। राजकुमारी का यह निर्णय सुनकर राजा को गहरा दुख हुआ। उन्होंने राजकुमारी को समझाने की कोशिश की, मोती रानी, कई सुंदर और वीर राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं। सोचो, यदि जंगल के किसी शिकारी को यह फूल मिल जाए और उसका एक कुत्ता तुम्हारे लिए ले आए, तो क्या तुम उससे विवाह करोगी? यह भी याद रखो कि वह मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा। राजा ने देखा कि राजकुमारी अपने निश्चय से विचलित नहीं हो रही है। तब राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमार नील फूलों के पेड़ का पत्ता लेकर आएगा, वही राजकुमारी से विवाह करेगा। कई राजकुमारों ने दूर दूर तक जाकर बहुत खोजबीन की, लेकिन वे निराश लौटकर बोले कि यह राजकुमारी की केवल कल्पना है। परमानंद ने भी यह घोषणा सुनी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा था, उसी दिन से वह उसे बहुत पसंद करने लगा था।
और उसने सपना देखना शुरू कर दिया था कि एक दिन वह राजकुमारी से विवाह करेगा। आखिरकार तोते ने ही तो राजकुमारी को वह नीला फूल लाकर दिया था और वह हर जंगल का चप्पा चप्पा अच्छी तरह जानता था। परमानंद कई दिनों तक खेतों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों में घूमता रहा। एक दिन जब वह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था तो उसे नीचे नीले फूलों का एक विशाल जंगल दिखाई दिया। वह उत्साहित होकर नीचे उतरा और नील फूलों के उस जंगल में पहुंचा। उसने यह जानना चाहा कि यह जंगल किस राज्य में स्थित है और क्या उसे राजकुमारी मोती रानी के लिए यदि पूरा पौधा नहीं तो कम से कम एक गुच्छा ही ले जाने दिया जाएगा। तभी उसे घोड़ी के टापों की आवाज सुनाई दी। यह देखने के लिए कि कौन इस जंगल में आ रहा है, वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह एक युवक था, पर वह राजकुमार जैसा नहीं दिख रहा था। वह घोड़े से उतरकर पेड़ों के बीच घूमता रहा, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बहुत उदास था। परमानंद ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप बताएंगे कि यह जंगल किस राज्य के अंतर्गत आता है? युवक ने उत्तर दिया, यह नील फूलों का राज्य है। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? परमानंद ने कहा, मेरा नाम परमानंद है। मैं यहाँ नील फूलों की खोज में आया हूँ। लेकिन दोस्त, तुम कुछ दुखी दिख रहे हो, क्या कारण है? युवक ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। राजा की एक सुंदर बेटी थी। उसमें एक विशेषता थी, फिर जब भी वह आई तो पक्षी गाने लगते थे। वे जैसे ही कईयों को छुट्टी देते वह किलकारी मारते। मेरे पिता राजा के मंत्री थे। बचपन में राजकुमारी नीलमणि और मैं एक साथ खेलते थे। बड़े होने पर हम दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन राजा राजकुमारी का विवाह एक धनी व्यापारी से करना चाहते थे। राजकुमारी ने राजा से कहा कि वह मेरे अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेगी। राजा बहुत क्रोधित हो गए। इस समय दरबार में एक जादूगर आया। उसने राजकुमारी को सुनहरे रंग में बदलने के बहाने उसके चारों ओर आग लगा दी। आग की लपटों की रोशनी में राजकुमारी को एक सुनहरे नाखून में बदल दिया गया। जादूगर ने कहा, यह नाखून अगर आग में गल जाएगा तो तुम्हारी बेटी पुनर्जीवित हो जाएगी। यह कहकर जादूगर चला गया। परमानंद ने युवक से पूछा, सुनहरे नाखून का क्या हुआ? युवक ने कहा, राजा राजकुमारी पर इतना क्रोधित था कि उसने नाखून को इस जंगल के किसी एक पेड़ के तने में गाड़ दिया। यह बात मुझे महल में उसकी एक सहेली से पता चली। बहुत दिन बीत गए। मैं प्रतिदिन उस नाखून की तलाश में यहाँ आता हूँ, किंतु व्यर्थ। मैं उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाया। मुझे यह भी मालूम हुआ कि अब राजा अपने के पर पछता रहे हैं। यदि मैं नाखून को फिर से पा सका तो उसे राजा को दे दूंगा। राजकुमारी पुनर्जीवित हो जाएगी और मुझे विश्वास है कि वह तब हम दोनों के विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। युवक ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। परमानंद ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परंतु युवक ने निराश होते हुए कहा, मैंने किसी पेड़ को नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी तक मुझे नाखून नहीं मिला। परमानंद ने उसे सलाह दी, हम लोग रात को यहां आएंगे। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विचार अच्छा है। यह बात मेरे मन में कभी नहीं आई। चलो अभी मेरे साथ। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। युवक परमानंद को अपने घर ले गया, जो मंत्री का निवास स्थान था। रात को वे फिर जंगल लौट आए। युवक ने अपने साथ एक चाकू रख लिया। दोनों ने सावधानी से एक एक पेड़ की जांच की। अचानक परमानंद खुशी से चिल्लाया, दोस्त, यह देखो, चांदनी के प्रकाश में यहां कुछ चमक रहा है। यह नाखून ही होगा। मंत्री के बेटे ने चाकू से उसे कुरेदा। नाखून साफ दिखाई देने लगा। उसने तनी को खोदकर नाखून को निकाल लिया। वह सुनहरा नाखून सही सलामत था। चलो चलें, कल सवेरे ही राजा से मिलकर उसे यह नाखून दे देंगे। परमानंद ने प्रसन्न होकर कहा। परमानंद रात को युवक के साथ ठहर गया। दूसरे दिन सवेरे दोनों राजमहल में जाकर राजा से मिले। सुनहरे नाखून को देखकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। मंत्री के बेटे ने राजा को परमानंद का परिचय देते हुए कहा, इस दोस्त की मदद के बिना मैं इस नाखून को वापस नहीं ला पाता। राजा ने अग्नि तैयार करने का आदेश दिया। बड़े आशा और उत्साह के साथ राजा ने स्वयं नाखून को अग्नि में डाल दिया, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। आग धीरे धीरे शांत हो गई। अब केवल राज की देर रह गई थी, लेकिन तभी अचानक एक सुनहरी आकृति प्रकट हुई। यह राजकुमारी नीलमणि थी। राजा ने तुरंत मंत्री के बेटे के साथ नीलमणि के विवाह की घोषणा कर दी। राजा ने परमानंद की ओर मुड़कर पूछा,
मैं तुम्हें क्या इनाम दूं, मेरे मित्र? परमानंद ने अपनी समस्या प्रकट करते हुए कहा कि कैसे वह नील फूलों की खोज में यहां तक पहुंच गया था और उसकी भेंट मंत्री के बेटे से हो गई थी। राजा ने कहा, एक गुच्छा ही क्यों, तुम नील फूलों का एक पौधा ले आओ और अपने राज्य के राज उद्यान में रोप दो। राजकुमारी अति प्रसन्न होगी और खुशी से तुम्हें अपना स्वीकार कर लेगी। राजा ने परमानंद को नील फूलों के पौधे तथा सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया। वह अपने राज्य के राजा और राजकुमारी मोती रानी से मिला तथा उन्हें नील फूलों का पौधा उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा ने तुरंत उस पौधे को राज उद्यान में लगवाया और परमानंद के साथ राजकुमारी के विवाह की घोषणा कर दी। राजा ने तुरंत ही राजकुमारी का विवाह परमानंद के साथ किया, जिसके बाद परमानंद राजकुमारी के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक चोर था जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से कस्बे में निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत नेक दिल इंसान थी और वह उसे बार बार कहती थी कि चोरी का धंधा छोड़ दो, परंतु चोर कहता था, जब तक मुझे कोई और काम नहीं मिलेगा मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाता। चोर की पत्नी हमेशा एक बेटे की कामना करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उसने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। एक बार एक साधु बाबा जी ने उसे कहा, तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है। तुम्हें बेटा तो मिलेगा, लेकिन वह तुम्हारी कोख से उत्पन्न नहीं होगा। कोई दूसरा बेटा इस घर में आएगा और वह तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। चोर की पत्नी अक्सर सोचती थी कि मेरा पति कभी चोरी से बाज नहीं आएगा। वह भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति को चोरी का धंधा छुड़ा दे, लेकिन उसका पति कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन चोर चोरी करने गया, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। रास्ते में जाते हुए उसने एक गड़रिया को देखा जो अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। चोर ने देखा कि गड़रिया कुछ छुपा रहा है। उसने सोचा कि जो भी उसके पास होगा उसे चुरा कर ले जाएगा। गड़रिया अपने बेटे को हमेशा अपने साथ ले जाता था, क्योंकि उसकी पत्नी बेटे को जन्म देने के बाद गुजर गई थी। बच्चा सो चुका था और गड़रिया को बहुत प्यास लगी थी। उसने कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को एक झाड़ी में छुपा दिया और पानी पीने चला गया। गड़रिया ने बच्चे को छुपाकर जल्दी से पानी पीने का सोचा। चोर ने बच्चे को कपड़े में लिपटा देखा और सोचा कि इसमें बहुत सारे रुपए होंगे। उसने बच्चे को चुपचाप अपनी टोकरी में डाल लिया और वहां से भाग गया। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला। चोर ने उससे पूछा, मुझे दूसरे कस्बे में जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? बैलगाड़ी वाले ने सहमति दे दी। चोर ने अपनी टोकरी बैलगाड़ी में रख दी और दोनों चल दिए। जब गड़रिया वहां पहुंचा जहां उसने बच्चे को रखा था, तो वह हैरान रह गया। उसने बच्चे को नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। बैलगाड़ी सड़क से जा चुकी थी। जैसे ही बैलगाड़ी रुकी, चोर ने टोकरी उठाई। अचानक लूसी, गड़रिया का कुत्ता, चिल्लाई और चोर का पीछा करने लगी। लूसी चोर के घर तक पहुंच गई। लुक भी उसे चोर के घर के आंगन में चुपचाप पहुंच गई। चोर ने बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भगवान ने आज तुम्हारी पुकार सुन ली है। उसकी पत्नी बेटा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और पूछी, तुम इस बच्चे को कहां से लाए हो? चोर ने उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं चोरी करने गया था। जैसे ही मैंने कपड़े में लिपटी हुई इस गठरी को एक आदमी को झाड़ी के पीछे छिपाते देखा, मैंने सोचा कि वह पानी पीने गया है और रुपयों से भारी इस थैली को मैं क्यों ना ले लूं। जैसे ही मैं इसे रास्ते में खोलने लगा तो यह बच्चा रोने लगा। तब मुझे पता चला कि यह गठरी रुपयों की नहीं बल्कि एक बच्चे की है। मैं उसे वापस छोड़ने लगा था, परंतु फिर मुझे तेरा ध्यान आया और मैंने सोचा कि तुझे बिना संतान के देखना मुझे सहन नहीं होता। आज से यह बच्चा हमारा बेटा होगा और हम इसका नाम रखेंगे सुधाकर। हो सकता है जब यह बड़ा होकर कमाने लगे तो मैं चोरी करना छोड़ दूं। बच्चा लगातार रो रहा था और चुप नहीं हो रहा था। उन्होंने उसे पालने में रख दिया। चोर की पत्नी ने पहले ही एक पालना घर में रखा हुआ था, यह सोचकर कि शायद किसी दिन उसकी संतान होगी और वह उसे पालने में रखेगी, परंतु आज तक उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आज एक छोटे से बच्चे के रुदन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को पालने में रखा, लेकिन फिर भी वह रोता रहा। वह रसोई में गई और उसके लिए दूध गर्म करके लाई। बच्चे ने दूध पीकर चुप हो गया।
लूसी भी बच्चे के साथ खेल रही थी और बच्चा हंसने लगा। चोर की पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने चोर को बताया कि लूसी बच्चे को चाट रही थी। चोर ने कहा, शायद लूसी इस बच्चे को पहले से जानती हो। जब मैंने इसे उठाया था तब भी वह वही थी। उसने लूसी को भी अपने घर रख लिया। कई सालों बाद चोर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा सुधाकर अब बड़ा हो चुका था। वह भी अपने पिता की तरह चोरी करता था और चोरी करके अपनी मां का पेट भरता था। एक दिन सुधाकर चोरी करने गया। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। उसने एक घर देखा और उसमें घुस गया। वहां चोरी करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपए मिले। उसने चुपचाप रुपए उठाए और वहां से जाने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर बिस्तर से टकरा गया और गडरिया जाग गया। उसने सुधाकर को पकड़ लिया और बोला, मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया है। जल्दी से जल्दी इन रुपयों को वहीं रख दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुधाकर तेजी से भागने लगा, लेकिन गडरिया ने उसे पकड़ लिया। उसने सुधाकर के हाथ पांव बांधकर उसे राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी की है। इसने मेरे 5,000 चुरा लिए हैं, जिन्हें मैंने कई सालों से इकट्ठा किया था ताकि मुसीबत के समय काम आए। मैंने इन रुपयों को एक छोटी सी टोकरी में रखा था और इस चोर ने आकर मेरे सारे रुपए चुरा लिए। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। राजा ने अपने मंत्रियों से गहन छानबीन करवाई और पाया कि वास्तव में चोर ने धन चुराया था। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि चोर के घर का पता लगाएं और वहां कौन कौन रहता है इसकी जानकारी प्राप्त करें। मंत्री जब चोर के घर पहुंचे तो वहां केवल चोर की मां मिली। मंत्री ने उसे बताया कि उसके बेटे ने चोरी की है और उसे राजा ने महल में बंदी बना लिया है। यह सुनकर सुधाकर की मां रोने लगी और बोली, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। वह मंत्री के पीछे पीछे महल आ गई। राजा ने सुधाकर को कैद कर लिया था। सुधाकर रोते हुए अपनी मां से बोला, मां, चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहां से निकल जाऊंगा। राजा ने चोर को फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि वह झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करता था। सुधाकर ने कहा, जब तक मेरे दोस्त को मेरे सामने नहीं लाया जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहले मुझे मेरे दोस्त से मिलने दो, फिर मुझे मार देना। सुधाकर की मां राजा से विनती कर रही थी कि उसे छोड़ दिया जाए। सुधाकर की मां मामले के बच्चे को महल में ले आई। उसे देखकर सुधाकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगाकर बोला, मुझे लगता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया है। वह बच्चे को खिलौने देकर खुश करने लगा। वह मामले के गले लगकर रोने लगा और बोला, मैंने जन्म से लेकर अंतिम समय तक तुम्हारा साथ दिया है और मुझे तुमसे बहुत प्यार है मेरे दोस्त। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजा उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजा ने कहा, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूं, अगर गडरिया उसे माफ कर दे। गडरिया को बुलाया गया और उसने कहा, मैं चोरी करने वाले को माफ नहीं करूंगा। सुधाकर को फांसी के लिए ले जाया गया। फांसी होने ही वाली थी कि तभी लूसी वहां पहुंच गई और चिल्लाने लगी। गडरिया उसे पहचान गया और गले लगा लिया। चोर की मां गडरिया से विनती कर रही थी कि कृपया मेरे बेटे को बचा लो, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गडरिया ने कहा, यह बेटा आपका है? उसने कहा, नहीं, मेरे पति ने मामले के बच्चे और सुधाकर को मेरे हवाले किया था। गडरिया ने फांसी स्थल पर आकर कहा, कृपया इस चोर को माफ कर दो और फांसी मत दो। राजा ने सुधाकर को छोड़ दिया। गडरिया ने सुधाकर को गले लगाते हुए कहा, तुम कौन हो बेटे? यह हमारी लूसी है। आज मैं बहुत खुश हूं। आज तुम और लूसी मुझे फिर से मिल गए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। सुधाकर ने कहा, मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे पास मेरी मां के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। गडरिया ने कहा, तुम अपने मां को लेकर मेरे साथ रह सकते हो। सुधाकर अपनी मां को लेकर घर वापस आ गया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। प्रतापगढ़ राज्य में एक बार राजा महेंद्रभान का शासन था। वे बुद्धिमान और प्रिय राजा थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम भानु प्रताप था। हालांकि भानु प्रताप कभी शिकार खेलने नहीं जाता था। एक दिन दरबार में 3 अद्भुत शक्तियों से संपन्न आगंतुक आए। जब वे अपनी करामाती शक्तियों के बारे में बता रहे थे, तब भानु प्रताप उन्हें सुनकर चकित हो गया। उसके मन में उन तीनों के साथ यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हुई।
राजा पहले अपने बेटे को राज्य से बाहर भेजने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन तीनों आगंतुकों ने आश्वासन दिया कि वे राजकुमार की देखभाल करेंगे। राजा ने अनुमति दे दी और अगले दिन भानु प्रताप अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में राजकुमार ने देखा कि एक चूहा पानी से भरे गड्ढे से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब भी वह गड्ढे की फिसलन भरी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करता, वह फिर से गड्ढे में गिर जाता। राजकुमार को चूहे पर दया आई और उसने गड्ढे में तीर छोड़ दिया। चूहा तीर के सहारे गड्ढे से बाहर आ गया। चूहे ने राजकुमार का कोमल चेहरा देखकर कहा, हे भोले राजकुमार, मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। मैं चूहों का राजा हूं। आज से मेरे राज्य के सभी चूहे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपको केवल धरती पर खड़े होकर मेरा नाम पुकारना है और हम सब अपने बिलों से निकलकर आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। राजकुमार चूहे राजा की बात सुनकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। चारों मित्र कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि भानु प्रताप ने कुछ चींटियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध होकर जाते देखा। अचानक पास के घर से कोई बाहर आया और उन पर बिना ध्यान दिए पानी का घड़ा उलट दिया। कुछ चींटियां कीचड़ में डूब गईं और कुछ पानी से बाहर आने के लिए संघर्ष करने लगी। भानु प्रताप रुक गया और पास के पौधे से कुछ पत्तियां तोड़कर पानी पर बिखेर दी। जीवित बची हुई चींटियां पत्तियों पर चढ़ गईं और हवा के झोंके से दूर सूखी जमीन पर पहुंच गईं। वे रुककर बोली, दयालु राजकुमार, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जब भी आपको हमारी सेवा की जरूरत हो, आपको केवल 3 ताली बजानी है और हम तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अगले दिन राजकुमार भानु प्रताप और उसके साथी चंद्रपुर नगर पहुंचे, जहां राजा चंद्रसेन का शासन था। रात में विश्राम के लिए स्थान खोजते समय उन्हें पता चला कि यहाँ का राजा बहुत दुष्ट और क्रूर है। उसने उन अनेक राजकुमारों को बंदी बना लिया है जो सुंदर राजकुमारी चंद्रमती से विवाह करने आए थे, लेकिन राजा की 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्हें बंदी बना लिया गया था। उन राजकुमारों के पिता राजाओं ने राजा चंद्रसेन से उन्हें छोड़ देने की विनती की, किंतु चंद्रसेन ने उनकी एक न सुनी। भानु प्रताप ने निश्चय किया कि वह कम से कम उन राजकुमारों को मुक्त करने का प्रयास करेगा। राजकुमारी के साथ विवाह के लिए वह उतना चिंतित नहीं था। अगले दिन सुबह राजकुमार भानु प्रताप राजा चंद्रसेन से मिला और अपना परिचय देते हुए उसने राजा की शर्तों से अनजान बनने का नाटक करते हुए राजकुमारी चंद्रमती का हाथ मांगा। राजा ने राजकुमारी से विवाह की शर्तें बताईं और मन ही मन यह सोचकर खुश हुआ कि यह काम तो असंभव है। राजा चंद्रसेन ने भानु प्रताप से उन शर्तों के बारे में बताया। पहली शर्त यह थी कि हिमालय पर्वत की घाटियों में सुंदर पीले फूल खिलते हैं, जो राजकुमारी के बालों में लगाने के लिए कल भोर तक लाने होंगे, क्योंकि सूर्य की पहली किरण पड़ते ही फूलों का रंग फीका पड़ जाएगा। यह असंभव कार्य था। हिमालय की दूरस्थ पर्वतों में जाकर फूलों की खोज करना, उन्हें तोड़ना और फिर समय पर लौटना। भानु प्रताप ने अपने मित्रों से सलाह मांगी। एक मित्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वे फूल ठीक किस स्थान पर खिलते हैं, और वायु के वेग से दौड़ने वाले मित्र ने कहा, घबराओ नहीं राजकुमार, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए फूल ले आऊंगा। वह मित्र तुरंत चल पड़ा और अन्य मित्रों के साथ राजकुमार उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात से पहले एक मित्र ने कहा, हमारा दोस्त हिमालय में पहुंच गया है और फूलों को तोड़कर वापस चल पड़ा है। जैसे उम्मीद थी, वह मित्र फूलों के साथ भोर से पहले वापस पहुंच गया और भानु प्रताप उन फूलों को लेकर राजा से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा। राजा चंद्रसेन मुस्कुराया, फिर भी वह राजकुमार के इस साहसिक अभियान को पूरा कर लेने पर प्रसन्न नहीं था, लेकिन उसे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि उसने इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर लिया। फिर उसने दूसरी शर्त बताई। उसने नौकरों से बीजों की 3 बोरियां मनवाईं और उन्हें महल के आंगन में मिट्टी के साथ मिला देने के लिए कहा। अब कल सुबह तक बीजों को मिट्टी से अलग कर दो, पूरे 3 बोरियां भरनी चाहिए। यह भी एक असंभव कार्य था। राजकुमार भानु प्रताप ने क्षण भर के लिए सोचा। उसे उन चींटियों की याद आई जिन्हें उसने चंद्रपुर आते हुए मार्ग में बचाया था। राजकुमार ने 3 बार तालियां बजाईं। कुछ क्षणों में वहां हजारों चींटियां प्रकट हो गईं। राजकुमार उन्हें निर्देश देकर सोने चला गया। सुबह जब वह महल में वापस आया तो उसे बीजों का ढेर देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। शीघ्र ही राजा आया और उसने नौकरों को 3 बोरियां भरने के लिए कहा। जैसे ही आखिरी बीज डाला गया, तीनों बोरियां भर गईं। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह एक बार फिर यह पूछने का साहस नहीं कर सका कि यह कैसे संभव हुआ। राजा ने कहा, राजकुमार भानु प्रताप,
तुम बहुत चतुर जान पड़ते हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम तीसरा कठिन कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। महल के फाटक पर एक विशाल वृक्ष है जो सड़ रहा है। राजकुमार ने फाटक पर जाकर सड़े हुए वृक्ष को देखा और जमीन पर खड़े होकर बोला, चूहा राजा, कृपया आकर मेरी सहायता कीजिए। पलक झपकते ही सैकड़ों चूहे वहां प्रकट हो गए और पेड़ को काटने लगे। अगली सुबह तक पेड़ का नामो निशान तक न रहा। पेड़ की जगह केवल चूर्ण का ढेर था। राजकुमार को समय पर कार्य पूरा होते देख बहुत खुशी हुई और उसने महल में जाकर राजा को सूचना दी। राजा ने फाटक पर आकर द्वारपालों से राजकुमार के कार्य की सच्चाई के बारे में पूछताछ की। द्वारपालों के विश्वास दिलाने पर वह संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा, राजकुमार भानुप्रताप, तुमने तीनों कठिन कार्य बड़ी मेहनत से कर दिखाए हैं, इसलिए अब मैं अपना वचन पूरा करूंगा। कल मेरी बेटी से विवाह के लिए तैयार हो जाओ। त्योहार ने इस बात पर बल दिया कि बंदी राजकुमारों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। राजा चंद्रसेन को राजकुमार से ऐसी मांग की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह उससे नाराज हो गया। फिर भी चंद्रमती और भानु प्रताप का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजकुमार अपने मित्रों के साथ तुरंत भानगढ़ के लिए रवाना हो गया। अपने दोस्तों के आगे आगे राजकुमारी चंद्रमती के साथ राजकुमार भानु प्रताप चल रहा था। दुष्ट राजा चंद्रसेन ने इस बीच अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमार भानु प्रताप और उसके साथियों पर आक्रमण करें, उन्हें बंदी बना ले और राजकुमारी को वापस ले आए, क्योंकि राजकुमार उससे अधिक चतुर साबित हुआ था और उससे चिढ़ गया था। जैसे ही भानु प्रताप को राजा की दूसरी चाल का पता चला, उसने और उसके धनुर्धारी मित्र ने उन सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें तीतर बितर कर दिया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ भाग गए। इसके बाद राजकुमार यात्रा पूरी कर भानगढ़ पहुंचा, जहां अपने बेटे और अति सुंदर बहू से मिलकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। इस प्रकार राजकुमार भानु प्रताप ने अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा पूरी की और वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। पुराने समय की बात है, जब कंबोज राज्य पर राजा कुमार वर्मा का शासन था। उनका विश्वास था कि वे सभी विधाओं में अद्वितीय है और शासन के कार्यों में सबसे कुशल व्यक्ति है। एक बार रानी सुलोचना ने मजाक में अपने पति से कहा कि सिर्फ नाम मात्र का राजा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति और कौशल से राज्य का संचालन करना ही सच्ची महानता है। रानी की इस परिहासपूर्ण बात का राजा पर गहरा असर पड़ा। राजा कुमार वर्मा ने सोचा कि उन्हें अपनी श्रेष्ठता को रानी के समक्ष प्रमाणित करना होगा। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कई उत्साही युवक आए और विभिन्न विधाओं में निपुण व्यक्तियों ने निर्णायक की भूमिका निभाई। सभी प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई और अब केवल पुरस्कार वितरण का कार्य शेष था। खड़क विद्या में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रामराज को देखकर राजा कुमार वर्मा ने कहा, यह सिद्ध हो गया है कि इससे श्रेष्ठ खड़क विद्या में प्रवीण हमारे देश में दूसरा कोई नहीं है। सभी दरबारियों ने इस बात की सहमति दी, परंतु राजा ने स्वयं निर्णय करने का निश्चय किया और खड़क लेकर रामराज के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। इस पर सभी दरबारी चकित रह गए। रामराज और कुमार वर्मा के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। अंततः कुमार वर्मा के हाथ से खड़क गिर गई और उनके चेहरे पर मानो खून उतर आया। निर्णायकों ने घोषणा की कि रामराज ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने रामराज के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद रामराज ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके अद्वितीय कौशल के समक्ष मैं ठहर नहीं सका और मैंने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। कृपया मुझे एक और मौका दें। राजा पराजित होकर क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने तुरंत रामराज को दूसरा अवसर दे दिया। इस बार कुमार वर्मा ने रामराज के खड़क को आसानी से गिरा दिया और पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार साहित्य गोष्ठी में सभी को पराजित करने वाले वैद्यनाथ को भी राजा ने चुनौती दी। दोनों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी निर्णायकों ने घोषणा की कि वैद्यनाथ ने व्याकरण की कई गलतियां की हैं और पुरस्कार राजा को दिया। इस प्रकार सभी क्षेत्रों के पुरस्कार राजा ने जीत लिए। लगातार 5 वर्षों तक कुमार वर्मा ने सभी प्रतियोगिताओं में स्वयं सभी पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने यह बात रानी को बताई, परंतु रानी मुस्कुराकर चुप रह गई। उन्हें दोनों कुमार वर्मा को एक भयंकर समाचार प्राप्त हुआ। मंत्री भैरव अनेक धूर्तताओं से राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रच रहा था और उसकी योजना लगभग पूर्ण हो चुकी थी।
किसी भी क्षण वह सत्ता पर कब्जा कर सकता था। यह समाचार मिलते ही राजा कुमार वर्मा ने अपनी रानी सुलोचना के साथ गुप्त रूप से वेश बदलकर राज्य से भाग निकलने का निर्णय लिया। अब राजा एक साधारण मानव था। राजा कुमार वर्मा और रानी सुलोचना एक छोटे से गांव में पहुंचे। अपने नाम बदलकर वे गरीबों की तरह मेहनत करके जीवन यापन करने लगे। जनता के बीच रहते हुए कुमार वर्मा ने उनकी आवश्यकताओं और दुख सुख का अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि उनका शासन जनता के लिए हितकारी नहीं रहा था। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा कुमार वर्मा को यह खबर मिली कि पहले की तरह इस साल भी प्रतियोगिताएं होने वाली है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन प्रतियोगिताओं को लेकर युवाओं में किसी भी प्रकार का उत्साह न देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कई लोगों से इसका कारण पूछा। सभी ने कहा, इन प्रतियोगिताओं का मतलब ही क्या रहा? सारे पुरस्कार तो राजा को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्यों अपना समय व्यर्थ करें? यह सुनकर राजा कुमार वर्मा को लगा कि जनता ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस बार का राजा भैरव था, जो किसी भी विद्या में निपुण नहीं था। यह सोचकर कुमार वर्मा राजधानी की ओर चल पड़े। उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करने का निश्चय किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुमार वर्मा विजयी हुए। सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के बाद अंत में राजा भैरव ने अंतिम प्रतियोगिता के लिए उन्हें चुनौती दी। उनके और कुमार वर्मा के बीच खड्ग युद्ध हुआ। कुमार वर्मा ने कुछ ही रानों में भैरव को पराजित कर दिया। तुरंत निर्णायकों ने घोषणा की कि कुमार वर्मा ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद उन्होंने कुमार वर्मा को अलग से ले जाकर समझाया, तुम एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक बड़े पद के साथ स्पर्धा कर रहे हो। तुम्हें भैरव के हाथों नहीं, सिंहासन के समक्ष हार माननी थी। राजा से क्षमा मांगो और एक और मौका लेकर उनके हाथों से हार जाओ, वरना तुम खतरे में फंस जाओगे। लाचारी में कुमार वर्मा ने भैरव को विजय होने दिया। तब जाकर कुमार वर्मा की समझ में यह बात आई कि राजपट पर रहते हुए कैसे वह सभी पुरस्कार प्राप्त कर पाया। इसके बाद वह गांव लौट आए। कुछ लोगों ने उसे टोका, क्या हुआ? राजा भैरव ही जीत गए ना? तुम राजस्थानी में गए ही क्यों? अगर तुम पुरस्कार पाना चाहते हो तो तुम्हें राजा बनना होगा। भैरव के शासन में जनता का शोषण बढ़ता जा रहा था। इसे देख कुमार वर्मा देशाटन पर निकल पड़े। उन्होंने साहसी युवकों को अपने दल में शामिल किया और गुप्त रूप से एक सेना तैयार की। उसी सेना के नेतृत्व के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उन प्रतियोगिताओं में कुमार वर्मा विजयी हुए और वे सेनापति चुने गए। इसके बाद कुमार वर्मा ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ योजना बनाई। अगले वर्ष की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कुमार वर्मा अपने दल के साथ चल पड़े। इस वर्ष भी हर साल की तरह वे सभी प्रतियोगिताओं में विजयी हुए। इसके बाद भैरव ने कुमार वर्मा को खड्ग युद्ध के लिए चुनौती दी। कुमार वर्मा ने बड़ी आसानी से भैरव के हाथ से खड्ग को गिरा दिया और अपनी तलवार को भैरव की छाती पर टिकाकर जनता से कहा, इस दुष्ट ने मेरा वध करना चाहा, मगर अपने विश्वास पात्रों के द्वारा चेतावनी देने पर मैं बच निकला। मैं आप लोगों का पुराना राजा कुमार वर्मा हूं। यदि भैरव ने जनता पर अच्छा शासन किया होता तो मैं इसके काम में दखल नहीं देता। मैं जनता के कल्याण के लिए आगे आया हूं। क्या आप लोग मुझे फिर से राजा के रूप में स्वीकार करेंगे या मुझे इस कर्तव्य के लिए युद्ध करना होगा? फिर कुमार वर्मा ने अपने नकली पोशाकें हटा दी। दरबारियों ने कुमार वर्मा को पहचाना और उनका जय जयकार किया। बिना खून खराबे के राज्य कुमार वर्मा के हाथों में आ गया। इस बार रानी सुलोचना ने अपने पति से पूछा, यदि आपने पहले ही अपने दल को बता दिया होता कि आप ही कुमार वर्मा हैं, तो आप कब के राजा बन चुके होते? राजा ने उत्तर दिया, रानी सुलोचना, मैंने इस बार राज्य को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया है। यदि अपने दल को पहले ही बता देता तो अपने बल से राज्य प्राप्त करने का मौका न मिलता और न ही इसे प्रमाणित करने का अवसर। अब मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है, इसलिए प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया। इस कारण राज्य की तरफ से चलाई जाने वाली प्रतियोगिताओं ने वास्तविक समर्थ युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया और इस तरह से राजा कुमार वर्मा ने रानी सुलोचना को अपनी समर्थता साबित की। अब राजा कुमार वर्मा अपने राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे थे और प्रजा भी उनके राज्य में बहुत खुश थी। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।